बीजेपी का सदस्यता अभियान तेज। अल्पसंख्यक वोटरों को सदस्यता दिलाएगी बीजेपी। 1 लाख अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य। 10 सितंबर को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में होगी बड़ी बैठक। कांग्रेस प्रभारी सुरेंद्र शर्मा करेंगे अध्यक्षता। कई अहम विषयों को लेकर होगी चर्चा। कानून व्यवस्था को लेकर देहरादून महानगर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। नारेबाजी कर फूंका बीजेपी सरकार का पुतला। बोले अपने नेताओं को संरक्षण दे रही सरकार। चमोली डीएम संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्यों का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर कार्यदायी संस्थाओं से ली जानकारी। भगवान बद्री विशाल के भी किए दर्शन। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा संगठन महापर्व के तहत सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है। वहीं से पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा की सदस्यता को रिन्यू कराया और जिसके बाद यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी विचारधारा से उलट मुस्लिम वर्ग पर भी खासा फोकस किया है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय के लोगों को भाजपा की सोच से जोड़ना चाहती है। खास बात यह है कि पार्टी अपनी इसी रणनीति की बदौलत एक बड़ा लक्ष्य पूरा करने का भी दावा कर रही है। भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि भाजपा की तरफ से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे पास एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, बाकायदा मोर्चा है और हमारे कुल 6 मोर्चों में से एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है और जो बहुत सक्रियता के साथ काम करता है। तो हमेशा सदस्यता अभियान में सम्मिलित राज्य कोई नई चीज नहीं है और बीजेपी ने सभी मोर्चों को टारगेट दिया है तो स्वाभाविक बात है वो भी हमारा एक मोर्चा, उसको भी टारगेट दिया, वो सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे, सदस्यता होगी। हल्द्वानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुसूचित जाति समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन कर 1 घंटे का मौन व्रत रखा। इस दौरान हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है। बीजेपी सरकार को गद्दी छोड़नी चाहिए और नई सरकार को शासन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के राज में लगातार अत्याचार हो रहे हैं ये एक विषय बनता जा रहा है। श्रृंखला बहुत पीछे रह गई है, ये तो प्रमाणित हो चुका है। जो संलिप्त हैं, जितनी भी हिंसा हो रही है प्रदेश में, सारी संलिप्तता जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और उन्हें बचाने के लिए लगातार कोशिश करी जा रही है। पेपर लीक मामले से शुरुआत करी जाए, हमारी बेटी हमारी बहन अंकिता भंडारी के हत्याकांड की बात करी जाए और जो लगातार यहाँ पे हमारे आईएसबीटी में देहरादून की 100 मीटर दूर पुलिस थाना है, वहाँ नाबालिग बच्ची के साथ जो शोषण हुआ, हरिद्वार में जो नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी गई और हिंसा लगातार जो बढ़ती जा रही है, ये जो नफरत इन्होंने लोगों में समाज को बांटने के लिए इन्होंने नफरत जो जड़ों में डाली वो हिंसा में तब्दील होकर और अब समाज में जो कुकृति है वो सामने आ चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ से मलारी तक यातायात सुचारू हो गया है। सड़क संपर्क बहाल होने से सीमांत धौली गंगा घाटी में फिर से रौनक लौट आई है। बता दें कि चट्टान टूटने के चलते बीते 2 दिनों से मार्ग बाधित था और मलारी बॉर्डर रोड लाता के पास बीआरओ की टेक्निकल टीम और मशीनों ने पहाड़ी से बुलडे गिरने के रिस्क और विषम परिस्थितियों के बावजूद जान जोखिम में डालते हुए जोशीमठ मलारी हाईवे पर यातायात बहाल करते हुए सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील इस बॉर्डर रूट पर आवाजाही सुचारू कर दी है। डीएम संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जिलाधिकारी ने पीआईयू के अधिकारियों से बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित सभी प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्थानों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए। पीआईयू के अधिकारियों ने मास्टर प्लान के सभी प्रोजेक्ट की प्रगति से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ में तीर्थ पुरोहित और व्यापार संघ के पदाधिकारियों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों
और व्यापार संघ ने कई समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराए। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। टिहरी झील को लगभग 20 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यदि विस्थापन की बात करें तो टिहरी झील से लगे आसपास के गांव का विस्थापन पुनर्वास मुआवजा पूर्ण हो चुका है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो झील से लगा हुआ भल्ड गांव, जो कि उत्तरकाशी जिले का अंतिम गांव है, वहां के कुछ परिवारों को विस्थापित कर दिया गया था, लेकिन लगभग 50 परिवार आज भी विस्थापन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैज्ञानिक रिपोर्ट की जांच के मुताबिक पाया गया है कि इस गांव में झील के पानी से खेत खलिहानों में दरारें आ चुकी हैं और निकट भविष्य के लिए खतरा है। ग्रामीणों के द्वारा शासन को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया। टीएचडीसी और टिहरी पुनर्वास के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आश्वासन देने के अलावा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये चूहा बिल्ली जैसा खेल पिछले 18-19 सालों से चलता रहा। 2013 के जो वैज्ञानिक ने रिपोर्ट बनाई है, उस टाइम प्रीतम पवार जी कैबिनेट मंत्री थे और हमारे जिला अधिकारी महोदय ने जो जिस टाइम 2013 में उत्तरकाशी आपदा आई थी, उस टाइम जो है ये वैज्ञानिक को भेजा था। तो 2 दिन तक वैज्ञानिक यहाँ रहा है। उन्होंने जो है हर जगह यहाँ मशीन लगाई है। इस धरती पे जो है उन्होंने हथौड़ा बजा बजा के जो है इसकी जांच की है और ये जांच करके उन्होंने जो है लिख के दे रखा है इस सब शब्दों में कि भल्डगांव झील में कभी भी समा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है और शासन प्रशासन तभी इस बात को गौर नहीं कर रहा है। 24 दिन हमें यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी अधिकारी हमारे निर्णय करने के लिए कोई भी नहीं आया। परसों को हमारे उत्तरकाशी के डैम आए थे। उत्तरकाशी के डैम हमें धमकी दे रहे थे। इस डैम आए थे तो जैसे हमारे सागर भाई थे, इनके लिए बोल रहे थे कि आप क्यों यहाँ पे बैठे हैं, आप इनको गुमराह कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं इस पे, तब जाके इनको यहाँ रखे। तो सर हम किसी की बातों पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। सर झील का पानी बढ़ता जा रहा है। झील के किनारे ही पिछले 12 दिनों से ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरना स्थल पर एसडीएम उत्तरकाशी ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और प्रशासन को यह चेतावनी दी कि यदि इस बार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो हम लोग जल समाधि ले लेंगे। ग्रामीणों के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। अपने हक की लड़ाई के लिए ये ग्रामीण जल समाधि लेंगे। 12 दिनों से हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं और ग्राम सभा भड़गांव के विस्थापन की मांग को लेकर हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और सभी ग्रामीणों का कहना ये है कि इस बार हम आर और पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमारा गांव विस्थापित नहीं हो जाता तब तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना भी जारी रहेगा। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे टिहरी झील का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और कल तक संभवतः यहाँ पे धरना स्थल पे टिहरी झील का जलस्तर आ जाएगा और जिसके कारण यहाँ पे सभी ग्रामवासी जल समाधि हेतु बाध्य होंगे अगर हमारी मांगों पे सकारात्मक कुछ निर्णय नहीं लिया गया तो। 12वां दिन हो गए आज यहाँ पे और कोई शासन पर पुनर्वास या टीएडीसी अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है। हम यहाँ जल में समा जाएंगे पर वो कुछ निर्णय लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। हमारे वो एक्शन साहब यहाँ पे आए थे, वो भी यही बोल रहे हैं कि हम जांच करेंगे, सितंबर में जांच करेंगे। कब सितंबर में जांच करेंगे जब हम यहाँ डूब जाएंगे? कि हमें जल्दी से जल्दी विस्थापन करें, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। हमारे लिए यहाँ जंगल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कुछ सुविधा नहीं है। अपने हक की लड़ाई के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे इन ग्रामीणों की गुहार क्या शासन प्रशासन तक पहुंचेगी? क्या इन ग्रामीणों को उनका हक मिलेगा या फिर ये ग्रामीण जल समाधि लेने पर मजबूर होंगे? इन सारे सवालों के उत्तर फिलहाल भविष्य की गर्त में छिपे हैं। उत्तरकाशी से IND24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। ऋषिकेश में IAS BT परिसर में संदिग्ध अवस्था में बस परिचालक का शव मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची। बताया जा रहा है कि परिचालक के सिर पर गहरी चोट लगी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में गोविंद बल्लभ पंत जयंती मनाए जाने को लेकर डीएम कमेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 10 सितंबर को हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों एवं सभी विद्यालयों में और मरीन बस्तियों में गोविंद बल्लभ पंत जयंती मनाई जाएगी। सभी स्कूल, कॉलेजों एवं
कार्यालयों में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 137वें जन्म दिवस पर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महामना महापुरुष पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी 137वीं जयंती है और इसको हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने के संबंध में आज ये बैठक हुई है। सभी लोकल बॉडीज़ को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्रांतर्गत जोर शोर से इसको मनाया जाना चाहिए। देशभक्ति गीतों का प्रसारण होना चाहिए। सभी विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होनी हैं और उसके अलावा सीएमओ साहब के स्तर से बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। शहर का जो मुख्य स्थान है वहाँ पे माल्यार्पण वगैरह का कार्यक्रम है। इस जयंती को धूमधाम से मनाया। सहसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जस्सुवाला में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूजा पाल को मृतका के परिजन लेमन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उससे मृत घोषित कर दिया। मृतका पूजा के पिता का कहना है कि पूजा की हत्या उसके ससुर मुकेश ने की है। मृतका के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री की शादी 4 महीने पहले हुई थी और जिसके बाद से ही उसके ससुराल वाले उनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कई दिन पहले मेरे को फ़ोन किया कि अपनी लड़की को अलग कर दिया। मैंने 2-4 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन 4 दिन इसने पूरा नहीं कर दिया। बीच में ही उसको एक्सपायर हो, पता नहीं वो अपना मरी या इन्होंने। मेरे को तो शंका इन्होंने मार दिया। मुझे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये ग्राम जस्सुवाला की पूजा पाल के द्वारा जो है उसकी यहाँ एक डेथ मेमो की सूचना आई थी। नियमानुसार हमने जो है थाने की टीम और हम यहाँ पर उपस्थित हुए, क्योंकि मृतका के अभी जो विवाह का समय है 7 वर्ष से कम था, इसलिए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में यहाँ पर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। तो आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद नियमानुसार जो भी उनके परिजनों के द्वारा विधिक कार्रवाई चाहिए जाएगी उसके अनुसार किया जाएगा। 10 सितंबर को कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक करेंगे, जिसको लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सह प्रभारी का कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वे बैठक लेंगे और जिसमें निकाय चुनाव से संबंधित चर्चा की जाएगी। इसके अलावा केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, उसको लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। उस बैठक में केंद्रीय हमारे जो सह प्रभारी हैं, नवनियुक्त सह प्रभारी श्री सुरेंद्र शर्मा जी भी सम्मिलित होंगे और प्रभारी महोदया वर्चुअली उसमें जुड़ेंगी जूम के माध्यम से। उस बैठक में हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, समन्वय समिति के सारे सदस्य हैं और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर, स्थानीय निकाय का चुनाव है, गणेश जोशी जी वाला प्रकरण है, आरएसएस की बैठकों में या जो सुबह शाखाएं लगती हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों को की जो पाबंदी थी उसको हटाना है और केदारनाथ उपचुनाव है। इन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल ही में बद्रीनाथ और मंगलूर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मंगलूर विधानसभा सीट भाजपा की कभी नहीं रही, बावजूद इसके भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा की गई है, जो गलतियां रही हैं उन्हें दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं
वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। नगर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी अपनी विधायक निधि से लोहाघाट नगर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने जा रहे हैं, जिसके लिए विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने एक हफ्ते के अंदर नगर पालिका को नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देशित किया था। विधायक के निर्देश पर पालिका के अधिशासी अधिकारी पूनम सिंह बोहरा और एसएचओ अशोक कुमार ने टीम के साथ नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि निरीक्षण में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 25 जगह को चिन्हित कर लिया गया है। वही नगर वासियों ने नगर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को धन्यवाद दिया है। कल एसपी साहब से भी, हमारे कप्तान साहब से बात हुई थी, उनसे भी मैंने कहा था, क्योंकि हमारे जब ये घटना यहाँ पर, ये गलत घटना जब यहाँ पर हुई उस समय हमारे लोग वहाँ पर गए थे, उन्होंने भी कप्तान साहब से कहा होगा, शाम को मेरी वार्ता भी हुई, तो मैंने उनसे बता दिया है कि जितने भी सीसी कैमरे खराब हैं वो पूरी व्यवस्था, पूरे कैमरों की व्यवस्था करना वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने आज ही कैमरों की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे सही होंगे, उसके लिए मैंने आपसे, कोतवाल साहब से एक एप्लीकेशन लिखने को कह दिया है। वो जो ही अभी एप्लीकेशन आती है उसी के आधार पर मैं पैसा विभाग को देकर 1 हफ्ते के अंदर सीसी कैमरे का काम करने की जिम्मेदारी मैंने खुद ले ली है। पूरे प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को लेकर जनता के साथ राजनीतिक पार्टियों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। महानगर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि जिस तरह बनबसा नेपाल सीमा पर रानीखेत विधायक के भाई सतीश नेनवाल के 40 कारतूस संग पकड़े जाने पर कांग्रेस हमलावर हो गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने नेताओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार पूरे प्रदेश में हो रहा है और अपराधियों का मनोबल इस कदर तक बढ़ चुका है कि एक अपराध करने के बाद दूसरे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हाल में ही विधायक का भाई जिंदा कारतूस लेके घूम रहा है, छापा पड़ रहा है, सरकार पे कोई जवाब नहीं है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसलिए हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है और हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। बागेश्वर के 20वें जिलाधिकारी के रूप में आईएएस आशीष भटगाई ने जिले का कार्यभार संभाला है। 2017 बैच के आईएएस आशीष को जिलाधिकारी बागेश्वर के रूप में पहली तैनाती मिली है। इस दौरान डीएम आशीष भटगाई का कहना है कि पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो टॉलरेंस के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदाओं से निपटने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश की जाएगी जिससे आम नागरिकों को लाभ हो सके। पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी पे कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। हम लोगों ने अभी जैसे डिस्कस किया है कि जो भी हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, चाहे वो आपदा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो और लाइवलीहुड जनरेशन की एक्टिविटीज़ हों। इसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारी जो डेवलपमेंट स्कीम चल रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तथा स्टेट गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उस पर भी लगातार समीक्षा करके उसमें प्रगति प्राप्त की जाएगी आम नागरिक को, जिससे अधिकाधिक लाभ मिल सके। बहुत ही प्राथमिकता का विषय होता है और पूरा उत्तराखंड ही आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, तो वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में से एक आपदा भी है और इसका डिटेल अभी हम लोग इसका समीक्षा करेंगे। और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं, जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वर्क ऐसे होने हैं और जो भी लोग इससे प्रभावित हैं, यदि उनको कोई सहायता अभी भी बाकी है जिसको दिया जाना है तो उसके लिए भी तत्काल प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। जौनसारी समुदाय और महासू भूभाग में मनाया जाने वाला जांगड़ा पर्व अपने सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से इस क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस दिन समूचा जौनसार बावर क्षेत्र, रंबाई क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के लोग अपने इष्ट देव महासू महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगवाने मंदिरों में जाते हैं। जौनसार बावर क्षेत्र के खतशैली के दोहा गांव में 150 वर्षों बाद इस वर्ष जांगड़े पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लोग यहाँ हजारों की तादाद में महासू महाराज के दर्शन को आते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था भी की गई थी।
हमारे लिए तो बहुत ही खुशी का पल है सैली के जन जन के लिए कि 150 साल पहले श्री चालदा मासू महाराज ने एक भावना व्यक्त की थी कि मैं कभी न कभी दोहा प्रवास के लिए आऊंगा। इससे बड़ा पल हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं पुनः इस सैली के जन जन की ओर से श्री चालदा मासू महाराज के चरणों में अर्पित करते हुए मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस सैली की जनता के लिए, विकासखंड कालसी के जन जन के लिए, पूरे जौनसार बाबा के जन के लिए मैं श्री चालदा मासू महाराज से सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी प्रवास में आया है और ये पहला जागड़ा है और इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए खतसैली का सहयोग बना हुआ है। इसमें 25 गांव आते हैं। एक सदस्य कल काम करने के लिए आ रखे हैं जो उसकी व्यवस्था देखते हैं, जैसे भंडारे वगैरह की, और जितने भी खतसैली में परिवार है, प्रत्येक परिवार से जितने भी आ सकते हैं देव दर्शन के लिए ग्राम दोहा में पधार चुके हैं। रानीखेत पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन भारत नेपाल सीमा में तस्करी में पकड़े गए रानीखेत विधायक के भाई को बचाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने भारत नेपाल सीमा पर 7.65 mm के 40 अवैध जिंदा राउंड कारतूसों और अन्य अवैध सामान की तस्करी में पकड़े गए रानीखेत विधायक के भाई सतीश नेनवाल को पुलिस और प्रशासन बचाने का प्रयास कर रही है। कार्रवाई करने के बजाय उन्हें लाइसेंस दिखाने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उद्यान घोटाले में भी विधायक के भाई का नाम है। रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल जी के छोटे भ्राता सतीश नैनवाल जी कल इंटरनेशनल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा पकड़े गए हैं। 57 बटालियन ने इनको पकड़ा है। कारतूस इनके पास से पकड़े गए हैं, वो भी जिनकी संख्या 40 है। प्रशासन और पुलिस उनको बचाने में लग गई है। ये कहा जा रहा है कि उनको समय दिया गया है कि वो लाइसेंस दिखाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये एक नजीर नहीं बन जाएगी कि आदमी गोलियां सप्लाई करेगा, अवैध सामान सप्लाई करेगा, पकड़े जाने पर वो कहेगा कि अब लाइसेंस में फलानी जगह छोड़ के आ गए, मैं लाइसेंस दिखाता हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।